So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर और प्रीवियस क्लासेस में हमने जो जो चीज़ें सीखी है उनको ही करेंगे कंटिन्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और आप लोग अपनी सीट्स पर बैठ चुके होंगे। आज की क्लास में जो बातें हमको करनी है प्रीवियस क्लासेस में जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनके ही बेसिस पर होंगी और जब आप इनको अच्छे तरीके से सीखेंगे समझेंगे तो आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को सीखते समझते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर आपका मोशन एंड टाइम में हम अब तक चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम में अब तक हम काफ़ी चीज़ों को कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अलावा हमने इसमें एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को भी देखा और साथ ही साथ हमने ये देखा कि मेजरमेंट ऑफ स्पीड किस तरीके से किया जाए, यानी कि स्पीड को किस तरीके से मेज़र किया जाए, चाल को किस तरीके से मेज़र किया जाए। तो चाल को मेज़र करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, क्योंकि चाल दो चीज़ों पर डिपेंड होती है, स्पीड दो पॉइंट्स पर डिपेंड होती है, दो क्वांटिटीज़ पर डिपेंड होती है। नंबर 1 इज डिस्टेंस एंड नंबर 2 इज टाइम। डिस्टेंस को किस तरीके से मेज़र करना है ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा है। आज हम सीख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। तो टाइम के अगर बारे में अगर बात करें तो टाइम में हमने ये देखा है कि टाइम को हम किस तरीके से मेजर करते हैं आज की डेट में। डिजिटल क्लॉक हो गई, हमारी टेबल क्लॉक हो गई है ना, जो घड़ियाँ होती है, वॉल क्लॉक हो गई, इनसे हम टाइम को मेजर करते हैं। इसके अलावा हम जो बड़ा टाइम है वो अदर एक्टिविटीज़ के बेसिस पर देखते हैं, जैसे सूर्यास्त से सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का एक दिन माना जाता है, उस टाइम को एक दिन बोलते हैं। एक चांद के जो पूरे साइकिल जब पूरा होता है तो उसको हम एक महीना बोलते हैं, है ना। इस तरीके से पृथ्वी का जब एक पूरा चक्कर लगता है सूरज के चारों तरफ तो उसको एक साल बोलते हैं। तो ये टाइम पीरियड जो है हमने अपने हिसाब से फिर यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गए हमारे जो टाइम हम सूरज हो गया, चांद हो गया और सन के चारों तरफ पृथ्वी की गति को देख करके बता देंगे। लेकिन कुछ टाइम जो हम छोटे तौर पर टाइम हम देखते हैं, है ना, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 1 घंटे, 2 घंटे, इस टाइम को हम कैसे देखते हैं, घड़ी की मदद से। अब ये घड़ियां कैसे काम करती है हमको ये देखना है। तो घड़ियां जो हैं एक सिंपल से पॉइंट पर या फिर सिंपल से कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं, जो कि है पीरियोडिक मोशन। वर्किंग ऑफ अ क्लॉक इज बेस्ड ऑन अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन करती है। अब ये पीरियोडिक मोशन किसके तरीके से होता है, सिंपल पेंडुलम के तरीके से। तो सिंपल पेंडुलम को हम जो है आज की क्लास में समझेंगे। सिंपल पेंडुलम को समझने के बाद हम ये बता सकते हैं कि जो घड़ी है वो किस तरीके से काम करती होगी और उसमें हम टाइम को कैसे लेते हैं। तो ये इमेज आप देख रहे होंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ये क्या है भाई, ये है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। क्या करा हमने, एक धागा दिख रहा होगा आपको, है ना, ये एक लंबी सी डोरी है। इस डोरी पर ये देखिए एक हमने बॉब बांध रखा है, एक भार बांध रखा है, ठीक है, एक धातु की बॉल है और इसको किसी मजबूत आधार से हमने इसको लटका दिया, ठीक है, जैसे छत से लटका दिया या फिर किसी दीवार से लटका दिया इस तरीके से। तो ये क्या बन गया भाई, पेंडुलम बन गया। आप इस पेंडुलम को क्या करते हैं, इस पेंडुलम को आप इस तरीके से यहाँ से ऐसे साइड में एक पोजीशन पे लेके जाइए। सपोज ये पेंडुलम है, आप इसको ऐसे किनारे की तरफ लेकर गए एक पोजीशन पे और वहाँ से आपने इसको छोड़ा, तो वहाँ से ये पेंडुलम ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा और ये इस तरीके से गति जो है करने लगेगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं, ये इस तरीके से मोशन जो है करने लगेगा। इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल पेंडुलम का ये मोशन होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जो सिंपल पेंडुलम है वो कैसे कैसे बनता है ना। इसका हम लोग सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम consists of a small metallic ball
और piece of stone suspended from rigid stand by a thread। एक धागे से हम इसको लटका देते हैं, ठीक है। जो मेटेलिक बॉल होती है, चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए इसे, फिर इसकी वर्किंग देखेंगे हम किस तरीके से काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका काम करना। तो हमने क्या बोला, पहले हम क्या करते हैं, बॉब को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं और फिर उसके बाद उसे छोड़ देते हैं, तो फिर वो ऑसिलेटरी मोशन में मूव करने लगता है ना। तो सपोज ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, और फिर हमने इस तरीके से धागे से एक बॉब को लटकाया है, ठीक है, और ये बॉब जो है यहाँ से फिर यहाँ आता है, फिर ये यहाँ तक जाता है। समझ रहे होंगे आप इस मोशन को। तो इस तरीके से ये जो बॉब है, मेटल का जो बॉब है, इस तरीके से मूवमेंट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। सपोज मैं इसे एक प्लेस तक लेकर के गया, ये इसके मीन पोजीशन मतलब जहाँ पर ये पहले था रेस्ट में, फिर उसके बाद मैं इसे यहाँ ले गया, उसके बाद ये यहाँ आया और फिर ये इस तरीके से जो है घूम रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये सिंपल पेंडुलम हो गया। चलिए अब इसके बारे में लिखते हैं, हमने क्या किया इसमें। हमने इस बॉब के साथ सबसे पहले when the bob is bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side। It begins to move। कैसे मूव करता है ये, इसको याद रखेंगे। ये कैसे मूव करता है, ये मूव करता है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, तो ये ध्यान रखेंगे। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे ये मूव करने लगता है। नेक्स्ट थिंग, जो इसका मूवमेंट होता है, this motion of a simple pendulum is also known as, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम दो नामों से जानते हैं। पीरियोडिक मोशन भी हम इसे बोलते हैं, या फिर इसे हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो एक सिंपल पेंडुलम कैसा मोशन करता है, ये पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन करता है, ठीक है। और इसके बाद ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन की डेफिनेशन देखो बच्चों, जो इसमें हम छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं, टू एंड फ्रो हो गया और बॉब हो गया, इसके अलावा ऑसिलेटरी मोशन हो गया। इसके बाद हम ऑसिलेशन को समझेंगे, टाइम पीरियड को समझेंगे,
ये छोटी छोटी चीजें आपको जो है याद रख ली है सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको लिखिए जल्दी से, फिर और कुछ 2-3 चीजें इसमें हम समझते हैं। नोट डाउन कर लिया आपने? आई होप यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद 1-2 डेफिनेशन और सीखेंगे और सिंपल पेंडुलम हमारा कवर हो जाएगा। और हमको क्या सीखना है इसमें, 1-2 पॉइंट्स के बारे में और सीखना है, ठीक है। और ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है जो भी चीजें इसमें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? ऑसिलेशन मतलब हिंदी में हम इसे कहते हैं दोलन। दोलन क्या होगा भाई? देखो, जब ये बॉब जो होगा, ये इसकी मेन पोजीशन है, ये ओ को हम क्या बोलते हैं? ओ को बोलते हैं मेन पोजीशन। मतलब रेस्ट, जब इसको अगर हम हिलाएं नहीं, कुछ नहीं करें, तो यहीं पे रहेगा ना, है ना। मेन पोजीशन ये है इसकी। जैसे ही हम इसे उठा के ले जाते हैं तो ये यहां से आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, यहां से वापस इधर आता है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद ये यहां से यहां तक जाएगा, फिर उसके बाद यहां से वापस आएगा। ये पूरा एक चक्कर कहलाता है। ये पूरा क्या कहलाता है? एक चक्कर। मतलब यहां से यहां जाना, फिर यहां जाना और फिर वापस यहां पर आ जाना, ये कहलाता है एक दोलन, या फिर इसे हम ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? When the bob of pendulum starting from इट्स मेन पोजीशन से स्टार्ट करे, फिर बी पर जाए, फिर ए पर जाए और फिर वापस मेन पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। मेन पोजीशन कॉमा, ब्रैकेट में अगर समझने के लिए लिखना चाहे तो मेन पोजीशन ए हो गए, मूव्स टू बोथ एक्सट्रीम पोजीशंस। इनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशंस। लिखना चाहे तो लिख लीजिए। ए और बी को क्या बोलते हैं भाई? एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक, तो बोथ एक्सट्रीम पोजीशंस कौन कौन सी है? बी एंड ए। और वहां से फिर वापस when bob of the pendulum is starting from its mean position moves to both extreme positions and back to and comes back to mean position O, it is known as one oscillation. It is known as one oscillation. ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे जरा जल्दी से।
वन ऑसिलेशन भी हमें समझ में आ गया। वन ऑसिलेशन क्या होगा, ओ से बी पर जाना, फिर बी से ओ आना, ओ से होते हुए फिर ए जाना और फिर ए से वापस ओ पर आ जाना। ये हो जाता है पूरा एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। ठीक है, चलिए अब एक और लास्ट बात इसमें आपको याद रखनी है, फिर हमारा सिंपल पेंडुलम की कहानी जो है लगभग पूरी हो जाएगी। एक लास्ट बात आपको क्या ध्यान देनी है, देखो नेक्स्ट है टाइम पीरियड यानी कि समयकाल। समयकाल किसको कहते हैं, एक ऑसिलेशन जब पूरा होगा, जब ये सिंपल पेंडुलम अपना एक ऑसिलेशन कर रहा होगा, वन ऑसिलेशन कर रहा होगा, उसमें कितना टाइम लगा, इसको आप स्टॉप वॉच की मदद से, घड़ी की मदद से देखेंगे। तो जितना भी टाइम एक ऑसिलेशन को होने में लगेगा वही उसका टाइम पीरियड होगा। द टाइम taken by the pendulum to complete one oscillation is called its टाइम। उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोलक का सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, सिंपल पेंडुलम को हम सरल लोलक कहते हैं हिंदी में। और टाइम पीरियड को हम आवर्तकाल नाम से जानते हैं। चलिए इसे भी नोट डाउन कीजिए। चलिए तो अब क्या करना है अपने इसके बाद आपको एक सरल लोलक को सेटअप करना है। ठीक है, और बता देता हूं, सेटअप करने के बाद आपको एक टेबल बनाना है। सेटअप करने के बाद आपको इस तरीके की एक टेबल बनानी है। इस टेबल में हमने क्या किया है, इस टेबल में हमने स्ट्रिंग की लेंथ ली है 100 सेंटीमीटर, जो धागा है 100 सेंटीमीटर लंबा लिया है। अब हमने क्या करना है, उसके 20 ऑसिलेशन कराने हैं, है ना। इसको पूरा सेटअप करा और उसको एक पॉइंट पे ले जाकर के छोड़ा और 20 ऑसिलेशन गिने उसके, है ना। 20 बार इधर उधर आएगा जाएगा। ठीक है, ऑसिलेशन तो मैंने आपको समझा ही दिया क्या होता है, तो 20 ऑसिलेशन चेक करो। ठीक है, कितना टाइम लगा वो लिख दो, आपके पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कितना टाइम लगा वो लिख दिया। सपोज 20 ऑसिलेशन में आपने टाइम देखा 42 सेकंड लगे, 42, वो यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करना है, इस 42 को इस 20 से डिवाइड कर देना है, तो जो आएगा वो यहाँ पर लिखना है टाइम पीरियड में। फिर उसके बाद दोबारा से आप चेक करो, दोबारा से उस पेंडुलम को एक पोजीशन पे ले जाओ, फिर छोड़ो, फिर टाइम देखो कितना, सपोज 45 लगा। ठीक है, फिर इसको आप डिवाइड कर दो 20 से, है ना, जितने ऑसिलेशन कर रहे हैं उससे डिवाइड करो, फिर जो आ रहा है यहाँ पर लिखो। इस तरीके के आप टेबल बनाएंगे। जब आप टेबल बनाएंगे तो आप देखेंगे, जब आप टेबल बनाएंगे तो आप ये चीज पाएंगे कि जो टाइम पीरियड आता है हर केस में वो लगभग इतना ही आएगा, 2.1 के आसपास ही आएगा लगभग। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता लगता है, इससे हमको पता लगता है कि जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो एक फिक्स लंबाई के लिए मतलब निश्चित ही रहता है, मतलब फिक्स रहता है। ठीक है, तो वो हम 20 ऑसिलेशन का कर लें, चाहे 40 ऑसिलेशन कर लें, चाहे 10 ऑसिलेशन कर लें, तो टाइम पीरियड जो है वो इतना ही निकल के लगभग आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पेंडुलम को ज़्यादा दूर से धकेला या फिर कम डिस्टेंस से धकेला। समझ में आ रही है बात। चलिए तो अब हम बात करते हैं, इसमें एक चीज़ और नोट आप लिख लीजिए, एक नोट और लिखेंगे यहाँ पर। हमारे पास जो घड़ियां होती हैं आजकल, उनके अंदर जो पदार्थ यूज होता है उसे कहते हैं क्वार्ट्ज। ठीक है, और क्वार्ट्ज की खासियत रहेगी, जो क्वार्ट्ज होता है इसको क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज
क्वार्ट्ज क्लॉक्स measure much more accurate time much more accurate than that by clocks अवेलेबल अर्लियर। तो आजकल की जो हमारी क्लॉक्स आ रही है, जो घड़ी आ रही है, उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट बना होता है ना, विद्युत परिपथ बना होता है, और वहां पर जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं ये उनमें लगे होते हैं और टाइम को हमको बताते हैं। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपने आज की क्लास में कुछ नया सीखा होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं घर जाकर के आप इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस